हेलो एवरीवन, बिग न्यूज इज कमिंग। बहुत बड़ी एक न्यूज आ रही है जिसके बारे में शायद आपने अभी तक सोशल मीडिया पे पढ़ लिया होगा। हर जगह चर्चा चल रही है और आज सुबह 6 बजे के करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर बात की थी। वन नेशन वन इलेक्शन। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमिटी बनाई गई थी उस कमिटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, इसी गवर्नमेंट के टेन्योर के एंड में मींस ये जो 5 साल अभी मोदी गवर्नमेंट के चल रहे, जैसे 5 साल खत्म हो गए, वापस नए लोकसभा इलेक्शन जब आएंगे तब शायद इसे इंप्लीमेंट करने की बात गवर्नमेंट ने की है। आने वाला जो हमारा संसद का सत्र होगा, संसद का सेशन होगा, उस सेशन के अंदर भी इसी को लेके एक प्रॉपर से लॉ बनाया जाएगा, एक बिल बनाया जाएगा। ऐसा अश्विनी वैष्णव साहब ने, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया। कैबिनेट ने आज ही इसके ऊपर सहमति दे दी है, इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या कंसेप्ट है और कमेटी क्या कहना चाहती थी। इसी साल के शुरुआत में मंथ ऑफ मार्च में रामनाथ कोविंद कमेटी, रामनाथ कोविंद साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है, उनकी कमेटी बनाई गई थी। 8 मेंबर की कमेटी थी और इस 8 मेंबर के कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया था। अब इस 8 मेंबर के कमेटी में जो अधीर चौधरी साहब है, अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने इस कमेटी में बैठने से मना कर दिया था। तो इफेक्टिवली इस कमेटी के अंदर 7 लोग थे, जिसमें रामनाथ कोविंद साहब चेयरपर्सन, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, गुलाम नबी आजाद साहब भी इसमें थे, सुभाष कश्यप ये हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी रह चुके हैं, देन हरीश साल्वे सर बड़े फेमस लॉयर है, इसके अलावा संजय कोठारी सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर देश के रह चुके हैं, और एनके सिंह साहब जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे। तो इनके कमिटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए और जो प्रेसिडेंट को सबमिट किया गया। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को सबमिट करने के बाद जो हमारे देश का प्रॉपर वर्किंग प्रोसेस होता है, उसमें ये रिकमेंडेशन कैबिनेट के पास गए। कैबिनेट ने आज डिसाइड किया कि जो भी रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दिए थे बहुत बेहतरीन रिकमेंडेशंस थे, तो चलो इसे इंप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, जैसे बात इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने की, उनके हिसाब से देश में इसके पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन हो चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये ऑलरेडी 1957 टू 1961 के टाइम फ्रेम में इसे इंप्लीमेंट किया गया था, ऐसा अश्विनी वैष्णव साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया। बट इस बार थोड़ा बड़े लेवल पे हमें करना पड़ेगा, बिकॉज लोकसभा, राज्यसभा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत सारे इलेक्शंस एक साथ करवाने हैं। अब ये सारे इलेक्शंस एक साथ करवाने के लिए क्या किया जाएगा? क्या मोदी जी अभी रिजाइन करेंगे, या फिर जब लोकसभा के इलेक्शंस आएंगे तब उन स्टेट्स के सीएम्स को रिजाइन करना पड़ेगा जहां पे ऑलरेडी 5 साल के हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है? तो कैसे एग्जैक्टली इसे मैनेज किया जाएगा? तो इसे बेसिकली 2 फेजेस में मैनेज करेंगे। जो अभी आने वाले लोकसभा इलेक्शंस रहेंगे, अभी तो अभी नई नई गवर्नमेंट बनी हुई है, जब ये गवर्नमेंट का कार्यकाल खत्म होगा, जब लोकसभा के इलेक्शंस आएंगे, उस लोकसभा के इलेक्शंस के टाइम पे फेज 1 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्शन साथ में करवाए जाएंगे। तो कमेटी का रिकमेंडेशन ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 82A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर ये सब कुछ एक साथ करवाना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल नंबर याद रखेगा 82A। इस 82A के तहत जो है लोकसभा एज वेल एज विधानसभा जो स्टेट्स की होती है, उनके इलेक्शंस हम एक साथ करवा सकते हैं। तो 2029 के टाइम पे, ये 2029 के टाइम पे हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा रिकमेंडेशन में लिखा है। ये फेज 1 रहेगा। जब फेज 2 इंप्लीमेंट करने की बात आएगी तो फेज 2 में आर्टिकल नंबर 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल रिलेट करता है म्युनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायत को लेके। तो फिर फेज 2 में इसके भी इलेक्शन साथ में करवाए जाएंगे। 2029 में फेज 1 इंप्लीमेंट होगा वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन साथ में होंगे, और जब नेक्स्ट और 5 साल के बाद की बात आएगी तब उसी के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत के भी इलेक्शंस इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा एक और बात की गई है कि आर्टिकल नंबर 325 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल रोल को लेके होता है, मींस इलेक्शन की प्रोसेस को लेके जो होता है, उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है तो सारा मैनेजमेंट इलेक्शन कमीशन को करवाना पड़ेगा। तो आर्टिकल 325 के अंदर भी इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ चेंजेस यहां पे दिए गए, जिसके बारे में मेंशन किया गया है। अब इस सारे प्रोसेस का फायदा क्या है? इस सारे प्रोसेस का फायदा यह है कि ना बार बार इलेक्शंस करवाने की जरूरत नहीं। हर 2 महीने बाद किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन आता है, और जब भी इलेक्शंस आते हैं उसके लिए खर्चे भी बहुत करने पड़ते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस
इतनी अच्छी नहीं रहती है, साथ में वक्त भी बहुत जाता है, बार बार पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन जब आएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन कहती है कि नई योजना मत लाइएगा, नई पॉलिसी मत अनाउंस कीजिएगा, काफी सारे काम रुक जाते हैं। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो 5 साल में एक बार सारे इलेक्शंस कर लो, 5 साल पूरा काम कर लो, चाहे फिर स्टेट हो, ग्राम पंचायत हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो। सो कॉस्ट इफेक्टिव भी बनेगा, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, टाइम भी काफी बचेगा और चीजें बड़ी स्मूथ होगी। इसका ड्रॉबैक यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म स्ट्रक्चर की बात की जाती है। फेडरलिज्म का मतलब है कि स्टेट का अपना एक वे होता है, स्टेट का अपना एक तरीका होता है। ये करने के वजह से वो तरीका हैम्पर ना हो जाए, ये करने के वजह से शायद स्टेट्स की अपनी ऑटोनॉमी ना चली जाए, ये भी एक चिंता जताई जा रही है बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा के। बट अगेन इस पे ऑब्वियसली एक बिल बनाया जाएगा, इसके ऊपर लॉ बनाया जाएगा और लॉ के हिसाब से इसे आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऑब्वियसली इसके लिए बहुत वक्त है, बहुत समय है, क्योंकि 2029 में पहला फेज इंप्लीमेंट होगा, पर तब तक की सारी प्रिपरेशन की प्रोसेस जो है वो अभी आने वाले हमारे लोकसभा, हमारे पार्लियामेंट के सत्र में, हमारे संसद के सेशन में इसे इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। एक और पॉइंट है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जो इस रिकमेंडेशन के अंदर मेंशन किया गया। रिकमेंडेशन वैसे बहुत बड़ा है, पर जो मेन पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए, इसमें एक और पॉइंट मेंशन किया गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मैंने अभी आपको बताए थे कि उसके अलावा आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, इन सब में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ये मेंशन किया गया है। आर्टिकल 83 लोकसभा को लेके, आर्टिकल 172 ये हमारे विधानसभाओं को लेके, आर्टिकल 324 ये ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के एंगल में होगा। आर्टिकल 356 भी प्रेसिडेंट रूल नाम का कंसेप्ट होता है, उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इलेक्शन की प्रोसेस कंडक्ट की जाती है, उसमें भी शायद कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अनाउंसमेंट तो बड़ी अच्छी है, बड़ी एनकरेजिंग अनाउंसमेंट है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर देखा जाए कॉस्ट इफेक्टिव के एंगल में, एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल में बड़ा अच्छा है। बस इसे इंप्लीमेंट सही तरीके से करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल क्रिएट अ केओटिक सिचुएशन। कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा, अफवाहें बहुत फैलेगी। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, अफवाहों से दूर रहिएगा। जो रिकमेंडेशन है मैंने आपको बता दिए, वैसे हम हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, जब पार्लियामेंट में उस बिल को लॉ में कन्वर्ट किया जाएगा, तो वापस एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी अफवाह हमारे नॉलेज को इंटरफेयर ना करे, कि हमारे नॉलेज को मैनिपुलेट ना करे, इसकी तरफ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल हमारी ईसीजीसी की नई बैच स्टार्ट हुई है। ईसीजीसी इज वन ऑफ द बिग एग्जाम, बड़ी एग्जाम है, बड़ी बेहतरीन खूबसूरत सी एग्जाम है। अच्छा खासा सैलरी पैकेज इस पोस्ट पे है। वैकेंसी भले ही कम होगी, पर पोस्ट बड़ी अच्छी है और सिलेबस एग्जैक्टली सेम है जो हम बैंकिंग के लिए देते हैं। इसकी बैच हमारी स्टार्ट हो गई, इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर दीजिए। नवंबर में एग्जाम होगी, तो बड़ी अच्छी एग्जाम है, टाइम भी हमारे पास बड़ा अच्छा है। सो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो टेक्स्ट बुक के साथ। और इस बैच में जुड़ने के लिए आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, PUSHPAK इज अ कूपन कोड, जो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देगा। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं हमारे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के लेक्चर में, जहां पे और डिस्कशन होगा इस पर्टिकुलर वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।